नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक जारी है। पीएम मोदी समेत एससीओ के तमाम नेता मौजूद हैं। इस बैठक में भारत का पक्ष रख रहे हैं पीएम मोदी। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की यह समिट, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट की ये शुरुआत हो चुकी है और 3 महाशक्तियां चीन, रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर एक साथ उपस्थित हैं। और ये 2019 के बाद पहला मौका है जब ये फिजिकल समिट हो रही है। इससे पहले पिछले साल और उससे पिछले साल कोरोना काल की वजह से ये वर्चुअल समिट हो पाई थी। और आप देख रहे हैं ये 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर मौजूद हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एससीओ समिट में उनकी मौजूदगी एक बड़े संकेत, बड़े संदेश देते हुए, क्योंकि 3 जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो रूस की बात करें, चीन की बात करें, उनके साथ उपस्थित हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, इस समिट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एक दूसरे के प्रति अब देश की क्या नीति होने वाली है। और वेस्ट के खिलाफ जो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश यहाँ पर रूस की ओर से की जा रही है, रूस और चीन के बीच जो बढ़ती नज़दीकियाँ हैं, तो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में एक बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, इस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और खास तौर पर अमेरिका की नज़र रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पुतिन के साथ मुलाकात होने वाली है, क्योंकि रूस पर लगातार जिस तरह से सैंक्शंस लगा दिए गए हैं वेस्ट की ओर से, उसके बाद इस एससीओ समिट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये एससीओ समिट क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ हैं और मेजर जनरल A.K. सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में जितेंद्र कुमार ओझा जी आपसे कर रही हूं। एससीओ समिट जो सबसे बड़ा एक रीजनल संगठन है इस दुनिया का, जो लगभग दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है, दुनिया की जो 30% जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसको ये कवर करता है, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन महाशक्तियों के साथ, क्या उम्मीद की जाए इस समिट से? देखिए, इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है चीन की इस एजेंडा के साथ कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। शुरुआत तो वो चाहते थे कि जो सेंट्रल एशिया के देश हैं रूस के साथ मिलकर उस जगह में जो बॉर्डर के इश्यूज़ को मैनेज करें। और आप दुशानबे के उनके डिक्लेरेशन को देखें, जब ये बना नहीं था, इसके पहले जो वो शंघाई 5 होता था, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे या ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के नाम पे इन देशों के भीतर हस्तक्षेप नहीं हो। लेकिन वो संगठन बदल चुका है। भारत के आ जाने के बाद इस संगठन की बहुत बड़ी विश्वसनीयता रही है। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, चीन जो है एक इमर्जिंग सुपर पावर है, लेकिन भारत की एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है। हम एक लीडर अवश्य हैं, भले ही हमारी कई एक एरिया में हमारी कैपेसिटी बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस स्थिति में जब एक दुनिया में आप देखें कि एक टकराव की स्थिति हो गई है, युद्ध चल रहा है वहाँ पे यूक्रेन में, और चीन की जो समस्याएं सारी जगह है, तो इसके बावजूद डिप्लोमेसी की सक्सेस मानी जानी चाहिए कि ये संगठन गया है। इससे भारत जो है एक अकेला देश है, देखा जाए कि जहाँ एक स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल डेमोक्रेसी है। तो इसमें उम्मीद की जाती है कि बहुत बड़े अपेक्षाएँ तो नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने जा रही है कि ईरान को जो है इस संगठन में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल डायलॉग पार्टनर के में सऊदी अरबिया और कतर भी आना चाहते हैं। तो एक तरीके से बिहाइंड द सीन चीन का वर्चस्व जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भारत के रहने से इस पूरे समिट को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मिल रहा है। और इस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक जहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट देख रहे हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उस ट्रस्ट में ऐसे देशों का आना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेन एजेंडा आप देखें कि चीन की जो पूरे दुनिया को घेरने की या एंटी वेस्ट के रूप में अपने आप को इमर्ज करने की जो एजेंडा है, उस एजेंडा को भारत के रहने से मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा
आश्वासन मिलेगा वेस्ट के लोगों को भी कि उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीमांसा जी। जी, और अभी समरकंद से लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति, जो लगातार इस बैठक पर भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रही हैं। अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हम देख रहे हैं 3 महाशक्तियां, वैसे तो 8 राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो 3 महाशक्तियों की बात हम बार बार कर रहे हैं, चीन, रूस और भारत की वहाँ पर मौजूदगी होना, लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है। जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर बाहर निकले हैं और ये हम फिजिकल समिट वहां पर होते हुए देख रहे हैं, एक मंच पर सभी की उपस्थिति। लेकिन ये जो द्विपक्षीय बातचीत की बात की जा रही थी, जो कि चीन के साथ और प्रधानमंत्री के साथ, वो अगर अब नहीं हो रही है तो इसके जरिए भी कोई संकेत और संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इन तमाम बातों को करने से पहले मैं एक अपडेट आपको देना चाहूँगी कि अभी जितने भी, देखिए 3 स्केल होते हैं। पहला एससीओ के जो स्थायी सदस्य हैं, जो 8 देश हैं, उसके बाद होते हैं जो 4-5 जो ऑब्जर्वर्स हैं, और उसके बाद होते हैं डायलॉग पार्टनर्स। तो वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सभी की बातचीत चल रही है। सबसे पहले ओपनिंग जो उज़्बेकिस्तान के हेड हैं वो सभी को ग्रीट कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का भी ओपनिंग कॉमेंट यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा तस्वीरें, अब हम बात करते हैं। हाँ, इससे एक और अपडेट मेरे पास यहाँ पर आया है कि जितने भी 8 सदस्य हैं, जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, उनकी फर्स्ट लेडी जिन्हें कहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय फर्स्ट लेडी नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी देश हैं उनकी फर्स्ट लेडीज जो यहाँ मौजूद हैं, उनका एक गेट टुगेदर यहाँ पर होने वाला है। मैं चाहूँगी कि अपने कैमरामैन वो दिखाएं कि किस जगह उनका गेट टुगेदर होने वाला है। ये वो सामने जो क्रीम कलर की बिल्डिंग है, जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग जैसी नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग जो है वहाँ पर जो फर्स्ट लेडीज़ हैं एससीओ के मेंबर्स की, उनका यहाँ पे जमावड़ा होने वाला है। जाहिर तौर पे बड़ा रोचक होगा वो जमावड़ा जब होगा। आपस में तमाम जो 8 बड़े देश हैं उनके आपस में लोग फर्स्ट लेडीज़ के बीच में बातचीत होगी, एक्सपीरियंस शेयर होंगे, खान पान होगा। अब हम बात करते हैं एससीओ की। दरअसल एससीओ की बैठक शुरू हो चुकी है और 16 तारीख यानी आज बेहद महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हैं। और जैसा आपने कहा कि आज एक तस्वीर आई, जब अभी एक फॉर्मल फोटो हुई, ग्रुप फोटो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आसपास खड़े नजर आए, एकदम बगल में खड़े नजर आए, लेकिन ना कोई आई कांटेक्ट हुआ, ना कोई भी ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई। साफ है चीन को कि जब तक आप, हो सकता है एक स्टेप पीछे हो रहे हो, आप डिसएंगेजमेंट में हो रहे हो, लेकिन भारत खुश नहीं है जिस तरीके से आप सीमावर्ती इलाकों में और जहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति राव भी हैं। डॉक्टर स्वाति राव, अगर हम कीवर्ड कहें जो एससीओ में जो मौजूदगी है भारत की, तो जो कीवर्ड रहने वाला है, क्या वो कूटनीतिक तटस्थता रहने वाला है? जो एक तरह से जाल फेंकने की कोशिश अगर रूस और चीन जैसे देश कर भी रहे हैं, तो उन डिप्लोमेटिक उलझनों में नहीं उलझकर ये संदेश देने की कोशिश क्या भारत की ओर से की जाएगी? अच्छा सवाल है आपका। मेरा नमस्कार आप सबको। देखिए, आपने कहा कि की वर्ड क्या होना चाहिए। बॉटम लाइन जो है वो एससीओ समिट की, अगर आप भारत के नजरिए से उसको देखना और समझना चाहते हैं, तो वो है बैलेंसिंग। इट इज एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। क्या बैलेंस कर रहे हैं हम बेसिकली रिटरेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इस वक्त जो दुनिया में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करते हैं, और हम एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो अलग अलग स्तंभ हैं और अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से अपने एंगेजमेंट को हम दुनिया में दर्शाते हैं। देखिए, एससीओ जो है ना, उसका जैसे कि ओझा साहब ने शुरू में बताया था कि एससीओ जो है उसका मूल, उसके बनने का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत जो है वो एससीओ में जा रहा है क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंटल जो हमारा हिस्सा है वहां पे हमें यूरेशिया से हमारी आउटरीच, सेंट्रल एशिया से हमारी आउटरीच जरूरी है, ईरान से हमारी आउटरीच जरूरी है। इस बार हिंदुस्तान का वहां जाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान जो है वो एससीओ का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, और ईरान हमारे लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर की वजह से इंपॉर्टेंट है। ईरान हमारे लिए चाबहार पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और एससीओ के जो तमाम प्लेयर्स हैं, ईरान है, रशिया है, अभी चाइना के बारे में मैंने बात नहीं करी, आऊंगी, लेकिन वहां पे वो अफगानिस्तान में भी एक प्रेजेंस बना के रखते हैं
हैं जो हिंदुस्तान के एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो ये तो हो गई कि हम एससीओ में हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एंगेज करने के लिए, उनसे अपनी राजनीतिक और इकोनॉमिक पहुंच बनाए रखने के लिए, रशिया को एंगेज करने के लिए, क्योंकि रशिया हमारा एक पुराना ट्रेडिशनल पारंपरिक पार्टनर भी है और इस वक्त हमको जरूरी है कि हम इस जो यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों को बैलेंस करके चले, मतलब वेस्ट को और यहाँ पे। और तीसरी चीज ये कि हम देखिए, इंडिया इज वेरी ऑफर्ड एशिया दैट इज लेड बाय चाइना। तो चाइना की जो बढ़ता हुआ फुटप्रिंट है इन रीजन्स में, इसको काउंटर करने के लिए हम वहां पर है, क्योंकि अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो वो रीजन एक तरह से चाइना के सामने खुला हुआ है। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए, बाकी कोई इल्यूजन नहीं है हिंदुस्तान के सामने की जो एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको रैट्स कहते हैं, उससे कोई बहुत हमें उम्मीदें हैं या वो साउथ एशिया में टेररिज्म को कॉम्बैट करेगा। जब पाकिस्तान वहां पे मेंबर है और पाकिस्तान खुद एक टेरर हब है, तो ऐसी उम्मीदों को लगाना मेरे ख्याल से नासमझी है। हम वहां पे अपनी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी को रिइटरेट करने गए हैं, चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को बैलेंस करने के लिए गए हैं, यूक्रेन और रशिया के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अपनी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, उधर अमेरिका क्वाड और इधर कॉन्टिनेंटल कंसर्न्स की वजह से जो हमारी यूरेशियन आउटरीच है उसको, ये सब हम वहां पे करने गए हैं। और यही वहां पे मुझे लगता है कि आज अब अगर आपने प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य देखा, आपने ये भी देखा कि कैसे जब जाने वाले थे प्रधानमंत्री, उसके पहले एलएसी पे जितना डिसएंगेजमेंट हो रहा था गलवान पर, तो बहुत सारी एनालिसिस आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शी जिनपिंग और मोदी के बीच में एक बायलैटरल होगा या शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के बीच में बायलैटरल हो सकता है। देखिए, ये सब केवल अटकलें हैं, कंजेक्चर्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत इस बात को लेकर, अपनी पोस्चरिंग को लेकर क्लियर है कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ, और इनके बावजूद हम वहां पर इसलिए हैं क्योंकि हम वहां पे न केवल चाइना बल्कि बाकी जो हमारे कंट्रीज हैं, जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जैसे सेंट्रल एशियंस हैं, उनके साथ हम अपनी पहुंच को बरकरार रखना चाहते हैं। और लास्टली, इस वक्त हम इसलिए भी इस साल हम एससीओ में गए हैं और हम पूरी मौजूदगी के साथ गए हैं क्योंकि अभी जब समरकंद में ये अंत होगा तो अगले साल एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो हिंदुस्तान के उस पर आएगी। तो एक तरह से इन सारी चीजों की वजह से हम वहां गए हैं। ऑप्टिक्स को भी समझना जरूरी है कि कहां तक ऑप्टिक्स है और सब्सटेंस कितना है। तो सब्सटेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां ना जाकर हम ज्यादा खोते, इसलिए हमारा वहां जाना जो है वो बिल्कुल जरूरी है। और मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में तो बिल्कुल ही सहमत हूं इस बात जी। और मेजर जनरल सिवाच, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो चीन की बात यहाँ पर स्वास्थ्य राव जी कर रही हैं, अब चीन की ओर से ये कहा जा रहा था, अब एक तरह से एक स्टेज सेट हो रही थी बातचीत के लिए, द्विपक्षीय बातचीत के लिए, क्योंकि जो हमने देखा समिट से 2 दिन पहले ही PP-15 से दोनों सेनाओं के बीच अग्रीमेंट हुआ कि वो वहाँ से डिसएंगेज कर लेंगे और वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। तो फिर भी ये द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है, तो ये क्या भारत के पक्ष में जाता है या एक भारत चाहता है कि एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखा जाए और एक स्टेटस को बना रहना चाहिए? क्या आप इसके पीछे नजरिया क्या समझा जाए इसको? हाँ बिल्कुल, देखो मीमांसा, आपको ये देखना पड़ेगा जो चीन के साथ हमारी प्रॉब्लम है। आपको पता है अप्रैल मई 2020 को वो 3 डिवीजन लेके आ गया था और 3 जगह जहाँ पर इंट्रूजन हुआ है या आप बोलो जहाँ पर मतभेद है। एक तो है आपका नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसंग और देपचांग में। और जब हमने 29-30 अगस्त को जब क्लास रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब से चीन जो बिल्कुल बुफा गया था, क्योंकि चिशून मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है क्लास रेंज, और स्पांगुर गैप हमारे कब्जे में था जो चीन 1962 में भारत में आया था। और अब ऐसा था कि हम जा सकते थे और चीन नहीं आ सकता, मगर आपस में समझौता हुआ बातचीत के, क्योंकि पीस आनी चाहिए, तो डिसएंगेजमेंट 3 हिस्सों में होनी थी। पहली नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में, दूसरी गोगरा हॉट स्प्रिंग और तीसरी देपसांग और आपका डेपचो। जब नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो से दोनों की फौजें डिसएंगेज होगी, स्पेशली जब हमने साउथ और पेंगेंगसो के क्लास रेंज को छोड़ दिया, तब चीन के तेवर बदल गए और चीन जो है गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी बहुत टाइम लगाया है कि वो डिसएंगेज हुआ है। PP-17A अगस्त 2021 में और PP-15 अभी सितंबर 2022 में हुई है, 1 साल के बाद। और देपसांग से अभी भी चीन वापस नहीं गया है। वो एक देपसांग वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझता है जब से हमने दरपुर शोक दौलतबेग रोड बनाई, तो उसमें क्यों काउंटर करने के लिए वो 1959 की क्लेम लाइन में है। वो अपने एक्साइज चेन को डेप्थ देता है, वेस्टर्न हाईवे को डेप्थ देता है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है कि देपसांग बल्ट से वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइथिंग ग्लेशियर
को एड्रेस कर सकता है, डीपीओ को बाईपास करते हुए। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। जी, ये भी आपसे समझेंगे मेजर जनरल सिवाच की चीन को काउंटर करने के लिए किस तरह से अब आगे भी रणनीति बनाई जाएगी, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जिक्र कर रही थी यहाँ पर डॉक्टर स्वास्थी। लेकिन सबसे पहले जो संबोधन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां इस बैठक में, इस समिट में, एक बार फिर से हम दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। और जितेंद्र जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संबोधन और इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स किस तरह से प्रभावित हुई हैं इस युद्ध के बाद, और एक जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि रूस से जो क्रूड ऑयल का आयात है, हमने देखा है कि 2% से बढ़कर वो 13% हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये भी आगे जारी रहेगा और भारत को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, ये भी संदेश। दो बातें हैं। एक तो मैं कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री का मैसेज है वो एक मैसेज ऑफ होप है। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो है एनर्जी क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं और फूड सिक्योरिटी की भी, क्योंकि रूस और ये यूक्रेन दोनों मिलकर उन्हें ब्रेड बास्केट कहा जाता था, यूरोप का नहीं पूरे दुनिया का। तो उन्होंने 2-3 बातें कही इसके अलावा। फिर वो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अगर चाइना के लिहाज से देखें कि पहली चाइना की जो कमी है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, किसी के साथ चाइना भरोसे का संबंध बना ही नहीं सकता है। विदेश तो छोड़िए, अपने देश में भी वो डिसेप्शन पे रिलाई करता है। तो ये एक बहुत ही अंडरलाइंग मैसेज है, इसे देखें। दूसरी बात जो है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के बाद वो डाइवर्सिफाइड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा युवा उसमें ताकत है। पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। साथ में ये कि उन्होंने कहा कि इनोवेशन हर एक सेक्टर में है। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों के बावजूद रूस का एजेंडा, चीन का एजेंडा जो भी हो या रूस का भी जो भी एजेंडा हो, यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस भी चाहता है कि किसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिले। मगर इस तमाम एजेंडे के बावजूद अगर आप देखिए प्रधानमंत्री का मैसेज, वो एक मैसेज ऑफ होप है कि इन तमाम चीज़ों के बाद हर एक लेवल पे डाइवर्सिफाइड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो मैसेजिंग की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्टेट्समैन लाइक और बहुत ही मजा हुआ ये मैसेज है। और जो वहाँ के सुनने वाले देश हैं उनके लिए भी, और जो देश इस प्लेटफॉर्म के बाहर हैं उन तमाम लोगों के बाद भारत की तरफ से एक बहुत मजबूत संदेश प्रधानमंत्री जी का रहा। जी, और डॉक्टर स्वास्थी, हम देख रहे हैं कि क्या एक सोची समझी जो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी कोशिशें नज़र आ रही हैं। जो इनफॉर्मल डिनर हुआ, वहाँ पर पौधों का रोपण कुछ हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ नहीं पहुँचना, इसके ज़रिए भी एक तरह की एक दिखाई दे रही है कि सोची समझी ये रखी गई है। इसके पीछे प्लानिंग की ये जो दौरा है, ये बहुत ही कम देर के लिए, कम इंटरेक्शन हो, आप इसको कैसे देखती हैं? जी देखिए मीमांसा जी, इसमें देखिए हमेशा इस तरह के जो मल्टीलैटरल जो फोरा होते हैं, जैसे इस वक्त यहाँ हो रहा है, इनका क्या कहा जा रहा है,
कहाँ पे अपीयरेंस है और कहाँ पे अपीयरेंसेस नहीं दी गई हैं, क्या नहीं कहा जा रहा है, ये बिटवीन द लाइंस भी रीड करना जरूरी है और जो पूरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो भी रीड करना जरूरी है। मैं ओझा सर की बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि कैसे मोदी जी ने जो बोला है वो केवल एससीओ और एससीओ में जो लोग हैं, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल उनको ही संबोधित नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया जो सुन रही है कि इस वक्त भारत का एससीओ जैसे ग्रुपिंग में क्या रोल है और क्या वर्ल्ड व्यू है, उनको भी संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब दूसरी बात आपने कही कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वेलकम डिनर को मिस किया, न केवल उसको, उन्होंने एक बोट राइड, कल दो चीजें हुई थी, एक बोट राइड कराई गई थी और एक वेलकम डिनर हुआ था, उसके बाद एक बड़ी गाला सेरेमनी हुई थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने मिस किया। मेरी ऐसी सोच है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जरूर होगा, क्योंकि देखिए बात समझने वाली बात वहां पे ये है कि मैंने आपसे बताया कि एससीओ में हमारा जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर कुछ लिमिट्स है, मतलब बाकी तो जो बड़ा संदेश है वो तो है ही, जो पार्टिसिपेशन उसमें लिमिट्स है। क्या लिमिट्स है? पहली चीज तो वहां पे चाइना है, दूसरी चीज वहां पाकिस्तान है, तीसरी चीज वो एक ऐसे देशों का समूह है जो अगर आप गौर करिए तो वो खुद भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, डेमोक्रेसीज नहीं है। तो ये इंटरनल टेंशंस जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से ऐसी जगहों पे उजागर होते हैं। अब बात यहाँ पे चैलेंज डिप्लोमेसी का ये आता है कि इन प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपने कन्वर्जेंसेस को मैप कैसे करेंगे, आपका पाथवे क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्यों है, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की है, क्योंकि एक ऐसा समूह जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कॉन्टिनेंटल कंसर्न्स के वजह से, हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से भी, और कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल जो एलाइज है स्पेशली रशिया, उनके साथ हमें एक कैलिब्रेटेड तरीका, देखिए मैंने वर्ड यूज किया कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कंप्लीट नहीं बल्कि एक नपे तुले ढंग से, कैलिब्रेशन मतलब नपे तुले ढंग से, तो नपे तुले ढंग से हमें कितना समर्थन देना है, हमें अपना मल्टी, और यहाँ पे एससीओ जैसे समिट में जाने के पीछे केवल रूस या ईरान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रति कमिटमेंट ही नहीं, मल्टीलैटरलिज्म के प्रति हमारा कमिटमेंट, जो वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है उसके प्रति हमारा कमिटमेंट। हम जो है इस वक्त देखिए भारत का ये स्टैंड है कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है, एक हमारे पास मैरिटाइम डोमेन में जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे चैलेंजेस है, उसके लिए हम क्वाड कंट्रीज को और इंडो पैसिफिक में तमाम इनिशिएटिव्स के हम मेंबर हैं, और कॉन्टिनेंटल डोमेन में जो हमारे चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हम यूरेशिया में आउटरीच है, सेंट्रल एशिया में आउटरीच है हमारी, एटसेट्रा। अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम एंगेज करते हैं, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। लेकिन जो मैं इसके पहले बात करी थी कि दुनिया में एक मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है और भारत किसी भी एक पक्ष की तरफ ज्यादा ना झुकते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मूवमेंट्स को कैलिब्रेट कर रहा है। जी बिल्कुल, तो ये सोचे जो समझे चीजें जो हैं, मूवमेंट ये सब है, चीजें और निकल कर फॉरवर्ड आ मोमेंट की बात की जाए तो मेजर जनरल सिवाय जो बात कर रही हैं स्वाति जी की एक मल्टीपोलैरिटी है और कहीं हम किसी पक्ष की ओर झुके हुए भी नजर ना आए, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो इसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो चाबहार पोर्ट हो, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कहीं ना कहीं फोकस इसी बात पर रहेगा। तो सिक्योरिटी जो एक मेजर इशू कभी रहा करता था एससीओ समिट का, आपको लगता है कि अब वो कनेक्टिविटी, ट्रेड किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम और देशों को अपने साथ लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले आपने क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा रह गया था उसमें ये था कि चीन से हम क्यों नहीं मिलना चाहते या उससे बायलैटरल टॉक, क्योंकि डिसएंगेजमेंट पार्शियल हुआ है, फुल नहीं हुआ। देपसांग अभी भी है, डेमचौक है और डी इंडक्शन नहीं हुआ है, और चीन अपनी तैयारी कर रहा है, उसने 2 ब्रिजेज भी बना लिए पेंगेंगसो में। तो ऐसे में भरोसा करना चीन के साथ खतरे से खाली नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल टॉक कर सकते हैं शी जिनपिंग से, क्योंकि बॉर्डर में अभी भी टेंशन है। जब तक बॉर्डर पे टेंशन खत्म नहीं होगी, कोई बायलैटरल टॉक्स होने का सवाल ही पैदा होता। अभी आपने चाबार के बारे में बात की, सच्चाई ये है कि ये जो एससीओ की मीटिंग है ये ज़्यादा सिंबोलिज्म है, इसके अंदर सब्सटेंस बहुत कम है। सब्सटेंस ज़्यादा बायलैटरल्स में है। जो बायलैटरल मीटिंग होंगी, चाहे भारत की रूस के साथ, भारत की ईरान के साथ, भारत की उज्बेकिस्तान के साथ, या रूस की चीन के साथ, या बाकी देशों के साथ, उनका बड़ा महत्व है साइड लाइन में। अगर आप चाबार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाबार पे ईरान ने बार बार बताया है कि जो हमने रेलवे लाइन बनानी थी चाबार से जेडा, उसमें अभी भी 2/3 बन गई, 1/3 अभी भी नहीं बनी है।
और काम बड़ा धीरे चल रहा है। ईरान इसके लिए बार बार कह रहा है कि भारत इसको जल्दी करे, क्योंकि प्रेशर है चीन का भी, चीन भी डेवलप करना चाहता है इसको, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है जो कि ईरान से अफगानिस्तान में जाती है, बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मिलाती है, जो कि ईस्टर्न यूरोप और रूस के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप देखें 40,000 मैट्रिक टन का जो लोड अभी तक जा चुका है चाबार जी। पोर्ट से इन सेंट्रल एशियन स्टेट। ठीक है मेजर जनरल सिवार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस एनालिसिस के लिए, और आगे भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और हम लगातार कह रहे हैं कि भारत की मौजूदगी एससीओ समिट में बहुत ही अहमियत रखती है। जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और एक डिप्लोमेटिक तटस्थता का संदेश देना, ये एक कोशिश जरूर इस मंच के जरिए एक बार फिर से भारत ने देने की कोशिश की है।